So today we will go through this chapter glimpses of the past. ये आपका पहला ही चैप्टर था, लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. बाकी चैप्टर तो मेरा क्लास जो मैंने कराया था उससे पहले वहां पे मैंने कवर किया था. लेकिन ये आपका चैप्टर जो है ये कॉमिक टाइप का है ना. आपने देखा होगा कॉमिक बुक कैसा होता है, तो ये कॉमिक टाइप का है, इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा था. ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे. और ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, व्हाट डज द मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, पास्ट का मतलब आप सबको पता है. ठीक है, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो पहले हो चुका है उसको पास्ट बोलते हैं. तो ये यहाँ पर जो पास्ट के बारे में आज हम बात करेंगे ये आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड है. ठीक है, आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1857 सिपाही म्यूटिनी, पढ़ा है ना हिस्ट्री पे. उसी के रिलेटेड 1757 से 1857 तक. देखो आज इंग्लिश क्लास में आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट जो है ना, वहां पे यही आपका बेसिकली बोला गया है. ओके, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं कि व्हाट इज द मेन थीम और मेन एसेंस ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, ओके, मेरे साथ साथ सब पढ़ोगे. और पहला जो इमेज है, पहला इमेज जो है वो ध्यान से देखो. ठीक है, जहां पे हमारे लता मंगेशकर जी, भारत रत्न लता मंगेशकर जी एक गाना गा रहे हैं. ठीक है, ये इमेज ध्यान से देखो, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, देखो. अच्छा, पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन आप सबके लिए. ठीक है, पहले बोलो. देखो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत सारे मेजर इवेंट्स थे. ठीक है, बहुत सारे मेजर इवेंट्स थे. तो इनमें से कोई एक मुझे बता दो. ठीक है, कोई एक मुझे बता दो कि ये इवेंट या फिर ये स्ट्रगल, ठीक है, या फिर ये कुछ बोल दो. बहुत सारे मतलब कि इवेंट हुए थे हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, जैसे कि सिपाही म्यूटिनी हो गया, फिर आपका क्या हो गया, नौ विद्रोह हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था. ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुआ था. इनमें से कोई एक अगर आपको याद है तो बोल दो. है किसी को याद? कोई भी एक स्ट्रगल के नाम बोल दो. याद है किसी को? नहीं याद है. ओके ठीक है, चलो ठीक है. देखो तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन का जो मैंने पूछा आपको, ये किस लिए पूछा, ताकि मैं देख सकूं कि आपको याद है कि नहीं. तो यही पर हमारा जो स्टोरी है ना, व्हाट डू यू थिंक लेड टू द फर्स्ट मेजर रिवॉल्ट इन 1857. हमारा जो 1857 रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बंगाली में, क्या बोलते हैं बोलो. 1857 সালের বিদ্রোহকে কি বলে বাংলায়? বাংলা মিডিয়াম থেকে আছো তো কেউ এখান থেকে? হ্যাঁ অবশ্যই আছো. কি বলে 1857 ইয়েকে, বিদ্রোহটাকে কি বলে, কি বলে? 1857 বিদ্রোহকে কি বলে বাংলায়? सिपाही विद्रोह. सिपाही विद्रोह, एग्जैक्टली. और 1757 में क्या हुआ था? 1757 সালে কি হয়েছিল? পলাশির যুদ্ধ. ওকে, 1757 पे आपका পলাশি का মিউটিনি या फिर या বেঙ্গলি में পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল, আর 1857 তে সিপাহী বিদ্রোহ. এই যে 1757 থেকে 1857 এর ডিউরেশনটা, টাইমলাইনটা, এই টাইমলাইনটা নিয়েই আজকে আমরা ডিসকাস করব যে কিভাবে হয়েছিল, কি হয়েছিল. यही आज हम डिस्कस करेंगे 757 टू 1857. ओके, देखो this chapter gives us small glimpses of history from 1757 to 1857. ठीक है, ग्लिम्सेस मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लिम्सेस. ग्लिम्सेस मतलब का होता है कि एक ओवरऑल व्यू आपको दिया जाता है. ठीक है, ओवरऑल व्यू जहां पे आपको मेन जो पॉइंट्स है वो आपको दिखाया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, वही ग्लिम्सेस होते हैं. ओके, तो यहाँ पे 757 से 1857 तक जो मेजर इवेंट हुआ था, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. साथ हम क्या पढ़ेंगे, हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर्स जो थे, ठीक है, हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, जिन्होंने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट किए थे,
जैसे कि राजा राम मोहन हो गए, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे बहुत सारे हैं, उनके बारे में भी आज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, पहले ये इमेज देख लो जहां पे हमारे भारत रत्न श्री लता मंगेशकर जी एक गाना गा रहे हैं, और ये गाना का इंग्लिश ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिया गया है, और ये कहाँ पर हो रहा है, एट ए फंक्शन इन दिल्ली। आपकी बुक में इमेज है, देखो, ठीक है, इमेज में देखो, यहाँ पे लता मंगेशकर जी गाना गा रहे हैं। आपने शायद सुना होगा ये गाना कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। ये जो गाना है इसी को यहाँ पे इंग्लिश करके बोला गया कि ओ माय कंट्री मैन, लेट योर आईज फील विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टाइर्स। ओके, मतलब कि हमारे जो शहीद हुए हैं जिन लोगों को, उन लोगों को याद करके अपनी आंखों में थोड़ा पानी लाओ। ये गाना आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में, 23 जनवरी पे सुना है आपने। तो ये गाना किसने गाया था, लता मंगेशकर जी ने गाया था। कहां पर गाया था, दिल्ली पर। यही है पहला इमेज जो हमको डेपिक्ट करता है, ठीक है। ओके, सेकंड इमेज देखो, मैंने यहाँ पे इमेज ऐड नहीं किया, ठीक है, आप इमेज पर देखो, मैं यहाँ पे आपको इमेज का मतलब डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। देखो सेकंड इमेज पे हमारे द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी मतलब कौन सा कंपनी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जा रहा है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब हमारे जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनका एक कंपनी था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हमारे इंडिया पर आए, कैसे उन्होंने राज किया, क्या किया, यही सेकंड इमेज पर आपको बोला गया है। सेकंड इमेज ध्यान से देखो सब, सेकंड इमेज ध्यान से देखो, सेकंड पेज पर देखो, सेकंड इमेज देखो। समरी क्या है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया टू ट्रेड बट स्टार्टेड गेनिंग पावर यूजिंग सुपीरियर वेपन्स। इंडियन प्रिंसेस वेर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट साइटेड, दे आस्क्ड ब्रिटिश हेल्प टू डिफीट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स थे वो लोग इंडिया पर किस लिए आए थे, टू ट्रेड, बिजनेस करने के लिए आए थे, ट्रेड एंड बिजनेस करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ओवर द टाइम, ठीक है, ओवर द टाइम उन्होंने इंडिया पर अपना पावर गेन करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक मोनोपोली क्रिएट करने की मतलब कि ट्राई किया उन्होंने, मतलब कि बहुत सारे ट्रिक से, ठीक है, बात करके, डिप्लोमेटिक वे से, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कैसे इंडिया पर पावर लिया जाए। पहले तो उन लोगों ने बिजनेस करने के लिए आए थे, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि देखा कि इंडिया पर, हमारे जो इंडिया थे उस टाइम पर बहुत ही वेल्दीएस्ट हुआ करता था, ठीक है। वेल्दीएस्ट मतलब कि आप बोल सकते हो कि हाँ, वहां पे बहुत सारे क्या बोल सकते हैं हम, रिसोर्सेस हुआ अवेलेबल हुआ करता था, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस। अगर आप स्पाइसेस बोलो, मसाला, फिर और भी बहुत सारे चीजों के लिए इंडिया तब फेमस हुआ करता था, ठीक है। तब आप क्या बोलते हैं, मुगल एम्पायर भी थे, हैं, मुगल एम्पायर का रूल चल रहा था तब, ठीक है। और किसी किसी जगह पर आपका और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं, किंग्स थे, ठीक है, उनका रूल चल रहा था। तो इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडिया पर अपना पावर जता ले तो हमें बहुत सारा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि ये जो कंट्री है ना ये बहुत ही वेल्दीएस्ट है, ठीक है, फुल ऑफ रिसोर्सेस है। तो अगर हम इसको एक्वायर कर ले तो हम सबको बहुत ही प्रॉफिट हो सकता है, हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यही सोचकर ब्रिटिशों ने क्या किया, पावर गेन करना स्टार्ट कर दिया, ओके। उन्होंने क्या किया, इंडियन प्रिंसेस वे डिवाइडेड एंड शॉर्ट साइटेड, दे आस्क्ड ब्रिटिश हेल्प टू डिफीट ईच अदर। अब इन देखो, आप सबको पता है कि तब हमारे जो इंडिया पर क्या हुआ करता था, तब हमारे इंडिया पर मोनार्की हुआ करता था, राजाओं के रूल हुआ करते थे, मोनार्की जिसको बोलते हैं। तब हमारे प्रोविंस हुआ करते थे, आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, या फिर पॉलिटी में पढ़ा है कि प्रोविंस क्या बोलते हैं, कि जैसे कि बंगाल प्रोविंस हो गया, फिर ये प्रोविंस हो गया, वो प्रोविंस हो गया, है ना। तो उस प्रोविंस के एक किंग हुआ करते थे, ठीक है। तो वो जो प्रोविंस थे ना, तो वो प्रोविंस, एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस से मिलता नहीं था, एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ करता था दोनों के बीच, ठीक है। तो कोई सोचता था कि मैं इसको हराऊंगा, कोई सोचता था कि मैं उसको हराऊंगा, ठीक है। इसी चीज का
लाभ उठाया किसने? ब्रिटिशर्स ने। देखा कि दोनों में, ठीक है, कि इंडियंस के जो प्रिंसेस थे, राजकुमार या फिर किंग्स जो भी बोलो, उन सब में बनता नहीं है, वो सब एक दूसरे के अगेंस्ट है और इसी चीज को काम में लगाया जाए, तो ब्रिटिश ने ऐसे ट्रिक अप्लाई किया। बिकॉज इंडियंस वेर नॉट यूनाइटेड, द ब्रिटिश कॉन्क्योर्ड वन किंगडम आफ्टर अनदर। जो मैंने अभी बोला आपको कि ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि हमारे जो इंडियंस थे वो यूनाइटेड नहीं थे, हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट थे, मुस्लिम हिंदू के अगेंस्ट थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज थे जो आपस में नहीं बनते थे, ठीक है, मतलब कि कम्युनिटीज एक दूसरे के अगेंस्ट थे और इसी चीज का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यही अच्छा मौका है, वी हैव टू यूज दिस चांस, हमको ये चांस तो यूज करना ही चाहिए, ठीक है, टू एक्वायर पावर। तो अब इंडियंस ने जब देखा कि ब्रिटिशर्स एक के बाद एक किंगडम, किंगडम क्या बोलते हैं? किंगडम होते हैं एक एरिया, किंगडम का मतलब होता है एक एरिया जहां पर एक किंग रूल करता है, ओके, एक किंग रूल करता है। जैसे हमारे त्रिपुरा किंगडम, त्रिपुरा किंगडम पर कौन से राजा थे? माणिक्य, माणिक्य किंग थे, जैसे कि वीर विक्रम माणिक्य, वीर चंद्र माणिक्य, ठीक है, वीरेंद्र किशोर माणिक्य, राधा किशोर माणिक्य, है ना, ऐसे ईशान चंद्र माणिक्य। हाँ, एक बात आपको याद रखना है, जैसे कि हम यहाँ पे 1857 के बारे में बात कर रहे हैं, शायद आपको फ्यूचर में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन बस याद रखो क्योंकि हम सब त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। जब हमारे 1857 वार हुआ था तब हमारे त्रिपुरा के किंग कौन थे पता है आप सबको? किसी को पता है कि कौन थे त्रिपुरा का किंग जब 1857 वार हुआ था? याद है किसी को या फिर किसी को पता है? अगर जानना चाहते हो तो हाथ ऊपर उठाओ। ओके, देखो, जब हमारे 1857 ওয়ার हुआ था, সিপাহী বিদ্রোহ যখন হয়েছিল সম্পূর্ণ ভারতে, তখন আমাদের ত্রিপুরার রাজা ছিল ঈশান চন্দ্র মাণিক্য। ओके, जब हमारे त्रिपुरा में मतलब कि 1857 वॉर हुआ था, ठीक है, इंडिया पर, तब हमारे त्रिपुरा का किंग थे ईशान चंद्र माणिक्य, याद रखना ये, ठीक है। ओके, देखो, कॉमन पीपल सफर्ड बिकॉज वॉर्स नेवर स्टॉप। अब देखो, वार जब होता है तब क्या होता है? वार जब होता है तो कॉमन पीपल सफर करते हैं, है ना, সাধারণ মানুষই তো কষ্ট পায় যখন যুদ্ধ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলো, সিপাহী বিদ্রোহ বলো, নৌ বিদ্রোহ বলো, ভারত ছাড়ো আন্দোলন বলো, অসহযোগ আন্দোলন বলো, যে কোনো আন্দোলনই বলো, স্ট্রাগল কে করে? সাধারণ মানুষ করে, ঠিক আছে। মানে आप कोई भी मतलब कि मूवमेंट को ले लो, ठीक है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, ओके, इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, आपका सिपाही म्यूटिनी हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है हमारा, ये सब मतलब कि मूवमेंट से हमारे जो कॉमन पीपल है ना वो लोग सफर करते हैं, ज्यादा सफर करते हैं, तो यही हुआ। अब देखो थर्ड इमेज, थर्ड इमेज खोलो, सब थर्ड इमेज खोलो, थर्ड पेज खोलो, सब ध्यान से पढ़ो क्योंकि उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बोलोराम कोबरा हॉस्टल, दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले। बोलोराम कोबरा हॉस्टल, बोलोराम कोबरा हॉस्टल, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। ये पेन पेपर सीजर खेलने का टाइम नहीं है बेटा, ये पढ़ने का टाइम है। ओके, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सब सुनो। ओके, देखो, सो ब्रिटिश रूल, थर्ड इमेज देखो, अब थर्ड पेज पर देखो, थर्ड इमेज है, तो यहाँ पे देखो ब्रिटिश रूल कैसे स्टार्ट हुआ। रिलीजियस लीडर्स एनकरेज्ड बैकवर्ड आइडियाज, सुपरस्टिशंस, चाइल्ड मैरिज। इंडियंस लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। ब्रिटिश लुक्ड डाउन अपन इंडियंस, heavy taxes destroyed farmers, many abandoned their fields। मतलब क्या है? देखो, रिलीजियस जो लीडर्स थे तब, ठीक है, रिलीजियस लीडर्स का मतलब माने कि धर्मीय गुरु, ঠিক আছে, বিভিন্ন ধর্মের গুরু ছিল সেখানে, हिंदू धर्मेर गुरु बोलो, मुस्लिम धर्मेर गुरु बोलो, सो वो जो हमारे रिलीजियस लीडर्स थे ना वो लोग क्या करते थे? सुपरस्टिशंस, कुसंस्कार को ज्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं प्रेस करते थे कि हाँ आपको ये रिचुअल्स करना है, वो रिचुअल्स करना है,
ठीक है। ऐसे ही एक रिचुअल्स हुआ करता था सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा आप सबको पता है, सती प्रथा हुआ करता था। ऐसे देखकर इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। इंडियंस ऐसे जो सुपरस्टिशंस रिचुअल्स हुआ करते थे, सुपरस्टिशियस रिचुअल्स, ये सब करके हमारे जो इंडियंस थे ना, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लॉस करना शुरू कर दिया। और ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश इंडियंस को क्या करना शुरू किया, लुक्ड डाउन, मतलब कि नीचा दिखाना शुरू कर दिया ये सब करके। हैवी टैक्सेस, विश्रामगंज एसटी गर्ल्स हॉस्टल, व्हाट हैपेंड? ओके, अब देखो कि हैवी टैक्सेस डिस्ट्रॉयड फार्मर्स। अब हैवी टैक्स जब होता है कि फार्मर्स के ऊपर आपके हैवी टैक्स लग गया, ठीक है, फार्मर्स के ऊपर आपके हैवी टैक्स लग गया और मेनी अबंडोन्ड देयर फील्ड्स, तो हमारे जो फार्मर्स थे ना, उनके ऊपर जब टैक्स लग गया तब क्या किया, किसी किसी ने अपना जो फील्ड है, अपना जो जमीन है वो छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि टैक्स बहुत उस टाइम पे ज्यादा हुआ करता था। और इस टैक्स के लिए हमारे जो क्या होते हैं फार्मर्स थे, वो अपना जमीन घर सब कुछ छोड़ दिया। हमें क्लास है। ओके, सो अब देखो कि हमारे जो हैवी टैक्सेस थे ना, तो डिस्ट्रॉय कर दिया फार्मर्स को। तो ये जो हमारे टैक्स है, टैक्स फार्मर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टैक्स तो किसी को नहीं पसंद। तो अब अबैंडन्ड देयर फील्ड्स, तो किसी किसी ने अपना जमीन छोड़ दिया। फेमाइन्स ऑकर्ड, 15 लाख इंडियंस डाइड। तब के टाइम पे ना फ्रीक्वेंट फेमाइन्स हुआ करता था। फेमाइन्स का मतलब क्या, बोलो सब, क्या है फेमाइन्स का मतलब? फेमाइन्स का मतलब क्या होता है? दुर्भिक्षो, ठीक है, बंगाली में दुर्भिक्षो जिसको बोलते हैं, खाने को कुछ नहीं मतलब कि है, कुछ भी नहीं है, इनकम कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा एक सिचुएशन जब लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता, ठीक है, जीने के लिए कुछ बचा नहीं है, उसी पीरियड को हम फेमाइन्स बोलते हैं। तो जब हैवी टैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली फेमाइन्स होगा ना, टैक्स जब ज्यादा होगा तब फेमाइन्स ही तो होगा, क्योंकि खाने को कुछ नहीं बचा होगा। तो इसीलिए 15 लाख हमारे जो इंडियंस है वो मर गए थे उस फेमाइन्स में। ओके, ब्रिटिश गुड्स एंटर्ड इंडिया विदाउट टैक्स, इंडियन इंडस्ट्रीज डाइड, आर्टिजन्स लॉस्ट लिवलीहुड। आपके जो थर्ड इमेज है वहां पे देखो, थर्ड इमेज पर आप देख सकोगे कि ब्रिटिश गुड्स मतलब मशीन मेड गुड्स। हमारे इंडिया पर हैंडलूम प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, हाथ पे बुनाई हुआ जो प्रोडक्ट्स थे वो हम बनाते थे, हैंडलूम प्रोडक्ट्स। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स मशीन मेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, मशीन से बनाते थे। और ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स है वो लोग इंडिया पर लाते थे, और इंडिया पर जब वो लोग लाते थे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था उन लोगों को। और इसी वजह से इंडिया का जो इंडस्ट्रियल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो डाउन हो गया। और हमारे इंडियंस के जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स थे वो ब्रिटेन पर जाने लगा, ठीक है, या फिर आप बोलो कि बाहर जाने लगा, ठीक है। तो अब जब बाहर जाने लगा तो वो कम दाम में ब्रिटिश हमसे खरीदने लगे, जिसका दाम 10 रुपए थे वो हमसे 2 रुपए में खरीदने लगे। और इसी वजह से हमारे हम जो इंडियंस थे वो हम क्या करने लगे, सफर करने लगे। और इसी वजह से आर्टिसंस लॉस्ट लिवलीहुड। आर्टिसंस का मतलब क्या होता है? आर्टिसंस का मतलब होता है जो आर्टिस्ट होते हैं, कोई भी आर्टिसंस देख लो आप, जो कपड़े बनाते हैं वो एक आर्टिसंस हो सकते हैं, जो मसाला बनाते हैं वो आर्टिसंस हो सकते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के चीज बनाते हैं टेराकोटा जिसको बोलते हैं वो आर्टिसंस हो सकते हैं। कोई भी जो एक आर्टिस्ट है उसको हम आर्टिसंस बोलते हैं। ओके, तो इसी वजह से हमारे जो आर्टिसंस है वो सफर करने लगे, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे नेक्स्ट इमेज जहां पे राजा राममोहन को लेकर बात करने लगे हम। देखो राजा राममोहन जो 1772 से 1830 तक के जो पीरियड है वहां पे राजा राममोहन रॉय के सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये है हमारे राजा राममोहन रॉय।
राजा राममोहन रॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था, क्या है उसका नाम, पता है किसी को? राजा राममोहन रॉय had created an organization. What is the name of that organization? রাজা রামমোহন রয় created which organization? রাজা রামমোহন রয় কোন সমাজ বানিয়েছিল? ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज के नाम आपने सुना होगा। ब्राह्मो समाज किसने बनाया था? ब्राह्म समाज बनाया था राजा राममोहन रॉय ने। तो इनका कंट्रीब्यूशंस क्या है देखो। राजा राममोहन ये बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी नीडेड रिफॉर्म, हमारे जो इंडियन सोसाइटी है वहां पे रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा को बैन किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग तब हमारे गवर्नर थे। ओके, तो विलियम बेंटिंग के हेल्प से राजा राममोहन रॉय ने क्या किया था, सती प्रथा को बैन किया था। उसके बाद एनिमल सेक्रीफाइस जो है, ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है वो भी बैन किया था। तो इसलिए राजा राममोहन रॉय ने सोचा कि हाँ, हमारे इंडिया में कुछ सुधार की जरूरत है, और जब तक हम सुधार नहीं करेंगे तब तक ये ब्रिटिशर्स हमको लूटते रहेंगे, हम इंडियंस बेवकूफ बनते रहेंगे। क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि ये ठीक है, ये गलत है, कौन सा चीज ठीक है, कौन सा चीज गलत है, ये तब हमारे दिमाग में नहीं था। तो ये जो हमारे, आप बोल सकते हो इंटेलेक्चुअल्स के मीनिंग क्या होते हैं बेटा? इंटेलेक्चुअल्स मीनिंग होते हैं हमारे जो लोग बहुत ही, क्या बोल सकते हो आप, रेस्पेक्टेबल हो, जिसको सब कुछ पता होता है। ओके, बेंगली में इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है माने পণ্ডিত টাইপের যেটা, যারা কিনা সমস্ত কিছু জানে, ঠিক আছে, সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি যারা, তাদেরকে আমরা इंटेलेक्चुअल বলি। जो लोग ज्ञानी होते हैं उनको हम इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। तो राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, उसके बाद आपके और भी बहुत सारे हैं जैसे हेनरी डिरोजियो, ऐसे कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे तब के पीरियड पर, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए बहुत ही मूवमेंट किया था। ओके, तो राजा राममोहन रॉय इज वन ऑफ देम। तो इन्होंने क्या किया था, स्पोक अगेंस्ट सुपरस्टिशियंस के अगेंस्ट पर उन्होंने बात किया। सेड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस इज द सेम, सब रिलीजियंस का एक ही एसेंस है कि गॉड से एक होना, ठीक है, सैल्वेशन, मुक्ति, यही है सब रिलीजियंस का एसेंस, ठीक है, अंत में मुक्ति मिले यही है। आप अल्लाह को मानो, आप शिव को मानो, आप दुर्गा को मानो, या फिर आप गुरु नानक को मानो, आप जीसस को मानो, जो किसी को भी मानो, लास्ट में आपको सैल्वेशन मिले। सैल्वेशन मतलब क्या? मुक्ति होना। यही है सब रिलीजियंस का एसेंस का मतलब होता है, आप बोल सकते हो कि समरी, ठीक है, कि हम किस लिए पूजा करते हैं, हम किस लिए प्रे करते हैं, ठीक है, कि किस लिए हम गॉड से प्रे करते हैं, क्या करते हैं, कि हमको लास्ट में हमको मुक्ति मिल सके। तो राजा राममोहन रॉय ने भी यही बोला था। ओके, प्रमोटेड साइंस मॉडर्न एजुकेशन, तो राजा राममोहन रॉय ने साइंस मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था। ओके, went to England and advised British to take responsibility toward Indians, तो वो इंग्लैंड गए और क्या किया कि ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि आप इंडिया पर जाओ और इंडिया पर जाके आप इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इंडिया को सुधारो, ठीक है, इंडिया को थोड़ा सा रिफॉर्म की जरूरत है इंडियंस को, तो ये करो आप। राजा राममोहन रॉय ने ये किया था। स्टार्टेड न्यूज़पेपर, ब्रिटिश स्टॉप्ड देम, उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। बोलो क्या है न्यूज़पेपर का नाम, याद है किसी को? राजा राममोहन रॉय के न्यूज़पेपर के नाम क्या है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी वाज स्टार्टेड बाय राजा राममोहन रॉय। जो ऐसे और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर है जो राजा राममोहन रॉय ने तब स्टार्ट किया था, और उन न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया था हमारे ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज खोलो, ऑपरेशन देखो, नेक्स्ट पेज खोलो, ऑपरेशन देखो कैसे ऑपरेट किया था ब्रिटिश ने हमको। देखो, ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियंस, आप सबको पता है ब्रिटिश ने हम सबको बहुत एक्सप्लॉइट किया, मेंटली टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर किया, इकोनॉमिकली टॉर्चर किया, ठीक है, रिलीजियस वे में
उन्होंने हमको टॉर्चर किया, ठीक है। तो बहुत सारे वे में उन्होंने टॉर्चर किया हमको। रेगुलेशन 3 of 1818 एनी इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल। अब तब क्या होते थे, तब कुछ बिल्स पास हुआ करता था, ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, रेगुलेशंस एक्ट, ठीक है, 1818। तो उस रेगुलेशन में क्या होते थे, रूल्स बनाया करते थे ब्रिटिशर्स, अपने खुद के मन से रूल्स बनाया करते थे। यही एक रूल्स बनाया था कि एनी इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल। किसी भी इंडियन को, ब्रिटिश को अगर लगे कि ये गलत है, ये आदमी गलत है, तो ब्रिटिशर्स उसको अरेस्ट कर सकता है। ट्रायल की कोई चांस ही नहीं मिलेगा कि तुम आपको खुद को मतलब कि क्या बोल सकते हो उसको, खुद को प्रोटेक्ट कर सको, खुद को डिफेंड कर सको कि हाँ मैंने कोई गलत नहीं किया, ये चांस भी तुमको नहीं मिलेगा। अगर ब्रिटिश को लगे कि तुम गलत हो, देन यू आर रॉन्ग एंड यू विल बी जेल्ड, ठीक है। तो ये एक लॉ लाया था ब्रिटिशर्स ने। अब देखो, ब्रिटिश ऑफिसर्स अर्न ह्यूज सैलरीज। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उन लोगों को ज्यादा सैलरी मिलता था, ओके, इन कंपैरिजन टू इंडियन ऑफिसर्स। इंडियन ऑफिसर्स नहीं थे, क्योंकि तब के टाइम पर ब्रिटिशर्स ही ऑफिसर रैंक पर जॉब करता था, और इंडियंस जो थे वो लोग उसके नीचे जो पोस्ट हुआ करते थे, नीचे के जो ग्रेड के पोस्ट थे, जैसे कि आप चौकीदार हो गया, या फिर ऐसे ही जो निचले टाइप के पोस्ट है, ये सब इंडियंस को दिया करता था, ठीक है, ओके। इंडियन इंडस्ट्रीज डाइड, जैसे मैंने बोला था कुछ देर पहले कि इंडियन के जो इंडस्ट्रीज थे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे हमारे इंडियंस के, जैसे कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल सकते हो, फिर स्पाइसेस इंडस्ट्री, ठीक है, मसालों की इंडस्ट्री, उसके बाद और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थे हमारे इंडियंस के, ठीक है, पॉटरी इंडस्ट्री बोल सकते हो। तो ये सब इंडस्ट्री डाइड, मतलब कि पूरा का पूरा मर गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतना टैक्स लगाया हमारे ऊपर, और हमारे प्रोडक्ट्स बाहर कम दाम में उन्होंने लेकर गए, उन्होंने मतलब कि सेल किया, प्रॉफिट उन्होंने रख दिया और कम हमको दिया। तो ये सब करके क्या हुआ कि हमारे जो इंडस्ट्रीज थे वो एकदम डाइड हो गया, मतलब कि एकदम क्या बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय हो गया। उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था हमारी इंडस्ट्रीज को। तब के हमारे गवर्नर विलियम बेंटिंग सेड द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। बहुत ही डीप मीनिंग है इस लाइन पर। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि विलियम बेंटिंग ने बोला कि ये जो कॉटन वीवर्स थे ना, कॉटन वीवर्स किसको बोलते हैं, कॉटन वीवर्स उनको बोलते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो लोग साड़ी बनाते थे, कॉटन के चीज बनाते हैं, कपड़े बनाते थे। तो उन लोगों के जो बोन्स है ना, बोन्स मतलब क्या, हड्डी, बोन से हमारे इंडिया का जो प्लेन है, जमी है, वो वाइट हो गया था। इसका मतलब है कि हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड था, पूरी तरह से। आप सोच सकते हो क्या बोला विलियम बेंटिंग ने। उन्होंने बोला कि हमारे इंडियंस के, हमारे इंडियन कॉटन वीवर्स की हड्डियों से इंडिया का जो जमीन है वो पूरा का पूरा व्हाइट हो गया। आप सबको पता है कि बोन्स का कलर क्या होता है, हमारे हड्डियों के कलर व्हाइट है ना, हमारे हड्डियों के कलर व्हाइट है। तो इसका मतलब क्या, व्हाइट हो गया, ये जस्ट एक बोल सकते हो कि आप समझाने के लिए बोला गया। इसका मतलब कि हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मतलब कि एम्प्लॉइज थे वो सब मर गए थे, क्योंकि उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, इनकम की कुछ सोर्स नहीं है, ब्रिटिशर्स ने सब बंद कर दिया था। और यहाँ पे विलियम बेंटिंग जो थे वो एक अच्छे लोग थे। देखो, ब्रिटिशर्स में सब लोग बुरे नहीं थे, कुछ कुछ अच्छे लोग भी थे। जैसे कि आप, और एक लोग है जो अच्छे थे, लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। सिमिलरली एक यहाँ पे हमारे विलियम बेंटिंग बोल सकते हो, फिर लॉर्ड माउंटबेटन, ऐसे कुछ अच्छे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे जो इंडियंस को समझते थे, ठीक है। ऐसे ही एक ऑफिसर, ब्रिटिश गवर्नर ने बोला कि इसी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, डिससैटिस्फैक्शन।
डिससेटिस्फैक्शन कैसे हुआ और कैसे हमने 1857 वॉर, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस वॉर जिसको 1857 के वॉर बोलते हैं, हमने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे हमारे अंदर जोश आया, ये देखो। डिससेटिस्फैक्शन ये कहां से हुआ, देखो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड। इंग्लिश एजुकेशन, देखो इंग्लिश तब नहीं थे हमारे इंडियंस पर, इंग्लिश तब ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आया तब इंग्लिश एजुकेशन धीरे धीरे बिल्ड होने लगा। एक एक कैरेक्टर नहीं, एक बोल सकते हो कि एक पर्सन थे, ठीक है। आप इसको हम इनका फुल नेम है थॉमस बाबिंगटन मैकाउले, ओके। उनका नाम, पूरा नाम था थॉमस बाबिंगटन मैकाउले, ओके। यहाँ पे जस्ट आपको शॉर्ट नेम दिया हुआ है मैकाउले। उन्होंने ही हमारे इंडिया पर इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट किया था, याद रखना ये थॉमस बाबिंगटन मैकाउले। यहाँ पे मैं नेम लिख कर देता हूं, थॉमस बाबिंगटन और यहाँ पे आप मैकाउले स्पेलिंग देख सकते हो। ये थॉमस बाबिंगटन मैकाउले इंडिया पर क्या स्टार्ट किया था, इंडिया का जो आज का एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, स्टार्ट पहले इंडिया पर एजुकेशन का स्टार्ट इन्होंने ही किया था, क्योंकि ये एक ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट थे, ओके। ये एक ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट थे और उन्होंने इंडिया पर इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट किया था। इंडियंस गॉट लो लेवल जॉब्स नॉट रिस्पेक्ट, जो मैंने कुछ देर पहले बोला था कि इंडियंस को लो लेवल की जॉब्स दिया करता था, लो सैलरी था, कोई भी रेस्पेक्ट नहीं था, ओके ओके। সো এখানে মানে এই যে ফিগারটার নাম থমাস বাবিংটন ম্যাকাউলে, উনি ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো, ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন থমাস বাবিংটন ম্যাকাউলে। ব্রিটিশ কনকিয়র্ড হোল इंडिया बाय 1856। तो 1856 आते आते हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था, ओके। पीपल फेल्ड, किंग्स वेर puppets, jobs were lost, but British did not care. Conversions by missionaries created fear। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो हमने क्या देखा कि पहले हमने देखा कि इंग्लिश एजुकेशन आने लगा इंडिया पर, ठीक है। उसके बाद किंग्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के हथपुतली बन गए थे, ब्रिटिशर्स जैसे बोलते थे वैसे ही काम करता था हमारे जो किंग्स, ठीक है। उनको खुद को सोचने की कोई पावर नहीं था उनको। उसके बाद जॉब्स वे लॉस्ट, कोई भी काम नहीं था इंडिया पर, ओके। द ब्रिटिश डिड नॉट केयर, लेकिन ये चीज चलते ब्रिटिशर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कॉन्वर्शंस बाय मिशनरीज क्रिएटेड फियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्वर्शन मतलब देखो कि मैं हिंदू हूं या फिर मैं मुसलमान हूं, यहाँ पे मिशनरीज मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज से लोग आने लगे थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया था क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया पर आने के लिए, और मिशनरीज आने के बाद ही इंडिया पर इंग्लिश एजुकेशन ज्यादा बिल्ड हुआ, ओके। तो ये लोग क्या करने लगे, हम मतलब कि हिंदू बोलो, मुसलमान बोलो, सिख बोलो, बौद्ध बोलो, जो भी बोलो, उन लोगों को क्रिश्चियन बना रहे थे, ठीक है, क्रिश्चियन बना रहे थे, वो भी फोर्सफुली जोर से, ठीक है, कन्वर्शंस कर रहे थे जोर से। तो इसीलिए इंडियंस को बहुत ही मतलब कि इंडियंस को बहुत ही क्या हुआ, वो लोग बहुत ही एंगर्ड थे कि हाँ ये तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर, हमको ब्रिटिश के अगेंस्ट अब जाना ही होगा, ठीक है, ओके। अब देखो 10 स्पार्क्स, कैसे हमारे जो ट्रिगर है वो लगता है, कैसे ये आंदोलन होता है। अर्ली साइंस ऑफ रिवोल्ट, संताल्स इन बंगाल रेबेल्ड ड्यू टू लैंड रूल्स, sepoys were unhappy because of less pay and slow promotions, forced to cross seas against religion थे ये, new cartridges greased with cow pig fat, Mangal Pandey attacked a British officer, executed, and chapatis and lotus flowers circulated secretly, which is symbol of unity and preparation। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि हमारे जो इंडियंस थे उनको कम पैसा मिलता था, ठीक है, लो सैलरी मिलता था, ओके। और एक बात हो गया कि एक कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस किया गया, यही है मेन रीजन हमारे
सेपॉय म्यूटिनी का। एक कार्ट्रिज यूज किया गया जिस कार्ट्रिज पर क्या था, कार्ट्रिज पर काउ और पिग के फैट को मिलाकर एक बारूद बनाया गया था, जिसको यूज करके आपको वो लोग जो सिपॉय थे उन लोगों को यूज करना है। और वहां पे मुस्लिम थे और हिंदू भी थे। हिंदुओं को मतलब कि हिंदू काउस को सैक्रेड मानते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, और मुस्लिम पिग्स से दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज मिलाकर एक कार्ट्रिज बनाया गया, ये हिंदू और मुसलमान कोई भी यूज नहीं करेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला कि यू हैव टू यूज इट, आपको यूज करना ही पड़ेगा। और यही बात ट्रिगरिंग मतलब कि ट्रिगर किया था ये रिवॉल्ट के लिए। मंगल पांडे थे जो हमारे 1857 वॉर के पहले जो मार्टाइर्स थे, पहले शहीद मंगल पांडे थे। उन्होंने अटैक किया था एक ब्रिटिश ऑफिसर को और मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद चापाटीज एंड लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड सीक्रेटली। देखो ये जो चापाटी एक काइंड ऑफ डिश है, चापाटी खाने का चीज है चापाटी, और लोटस फ्लावर ये सिंबल ऑफ यूनिटी एंड प्रिपरेशन है। 1857 वॉर का अगर किसी ने आपको पूछा कि 1857 वॉर का सिंबल क्या था, सिंबल था चापाटीज एंड लोटस फ्लावर, ठीक है, ओके। अब देखो रिवॉल्ट कैसे हुआ। रिवॉल्ट कहां पर स्टार्ट हुआ था? रिवॉल्ट मीरठ पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, रिवॉल्ट मीरठ पर स्टार्ट हुआ था। सेपॉयज मार्च टू दिल्ली। अब मीरठ से सेपॉय ने मार्च करके दिल्ली पर गया, और दिल्ली पर कौन थे? दिल्ली पर थे बहादुर शाह जफर, जो हमारे बंगाल के जो हमारे नवाब थे तब, ठीक है। बहादुर शाह जफर एक पावरलेस नवाब थे, उनके सारे पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, उनको जस्ट सेरेमोनियल हेड बना के रखा था। तो ये बहादुर शाह जफर को जाके सिपॉय ने बोला कि आपको हम अब इंडिया के नवाब मानते हैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड्स हु हैड लॉस्ट लैंड्स आल्सो जॉइन, ओके। ये हमारे लास्ट पॉइंट है, ओके। लास्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि देखो कैसे क्या हुआ था। फाइट फॉर फ्रीडम कैसे फाइट हुआ। इंपॉर्टेंट लीडर्स, कहां से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे? देखो पहले तो बेगम हजरत महल जो हमारे लखनऊ से थे, ये हमारे इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, जो लोग मतलब कि जो लोग डिफरेंट प्लेस से बिलोंग करते थे। सो लखनऊ से कौन था? लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ से बिलोंग करता था। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से बिलोंग करता था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1857 सिपॉय म्यूटिनी पर साथ दिया। याद रखना, लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इसके बाद तातिया टोप, नाना साहेब, आजिमुल्ला खान, कुनवार सिंह थे बिहार से, ओके। फॉट इवन एट एज ऑफ 80। ये जो कुनवार सिंह थे ना, ये अपने एज 80 पर उन्होंने फाइट किया था इंडिया के लिए, इंडिया के लिए। एज 80 था तब उनका, जब उन्होंने फाइट किया था। रेवलियन स्प्रेड कानपुर, बरेली एंड इलाहाबाद, ठीक है। ये जो हमारे 1857 वॉर था, ये धीरे धीरे मेरठ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर कानपुर, कानपुर से लेकर बरेली, और बरेली से लेकर इलाहाबाद तक फैल गया था पूरा। दिस मूवमेंट लेटर इंस्पायर्ड द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। यही मूवमेंट लास्ट में हम सबको एनकरेज करता था कि हमको फाइट करना है हमारे इंडियंस के लिए, हमको फाइट करना है हमारे राइट्स के लिए। यही फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको हम इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कौन सा है? 1857 वॉर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आपको। अच्छा, इससे पहले एक थोड़ा सा समरी देख लो कि बेसिकली ये चैप्टर पर क्या बोला गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है क्योंकि कॉमिक टाइप का है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले तो हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया पर आए बिजनेस करने के लिए 1757 पर, बट स्लोली उन्होंने इंडिया का पावर अपने हाथ पर ले लिया, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया? देयर रूल ब्रॉट हैवी टैक्सेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, फेमाइन एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इनका जो रूल था वो हमारे इंडियंस की जो इंडस्ट्रीज थे उनको तबाह कर दिया, ओके। रिफॉर्मर्स लाइक राजा राममोहन रॉय ट्राइड टू इंप्रूव सोसाइटी। जैसे कि फिगर्स हमने पढ़ा, राजा राममोहन रॉय, उन्होंने इंडिया को रिफॉर्म करना चाहा, सुधार करना चाहा इंडियंस को, ओके। बाय 1857 रिसेंटमेंट ग्रू अमंग पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स, ओके। आर्टिसंस, सेपॉयज एंड लैंडलॉर्ड्स।
The spark finally led to revolt of 1857, the first major fight of for independence. ठीक है, यही बोला गया कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के इस मोनोपोली के लिए, अपने स्वेच्छाचार के लिए इंडियंस को बहुत ही जिद आया कि हमको अब अगेंस्ट जाना है, और उन्होंने क्या किया, 1857 वार किया। ओके, अच्छा, अब बोलो कुछ क्वेश्चन, ध्यान से बोलो। Who came to India first as traders? Which option? Who came to India? देखो मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर दो। Who came to India first as traders? Balaram Cobra. Balaram Cobra. Which option? कौन आया था इंडिया पर? मैंने क्या समझाया था, कौन आया था इंडिया पर? ब्रिटिश आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश आया था इंडिया पर। ओके, राइट। उसके बाद देखो, साइलेंस साइलेंस, देखो, हु ट्राइड टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी? कौन आया था इंडिया पर रिफॉर्म के लिए? साइलेंस, ऑप्शन 2, एग्जैक्टली, ऑप्शन 2, राजा राम मोहन राय, एग्जैक्टली। ओके, नंबर 3, हु ट्राइड टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी? कौन सा ऑप्शन? साइलेंस साइलेंस साइलेंस, सब चुप करो। ओके, सो किसने ट्राई किया था? ये राजा राम मोहन रॉय ने भी ट्राई किया था, बेंटिंग ने भी ट्राई किया था, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? कहां पर स्टार्ट हुआ था? कौन सा ऑप्शन? ए, बी, सी और डी, कौन सा ऑप्शन? ए नहीं, स्टार्ट कहां पर हुआ था? स्टार्ट सी नंबर, यस, स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। ओके, सो ठीक है, दिस वाज फॉर द डे। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ओके।